हाँ जी, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बॉडी जिसपे चार्ज 1 नैनो कूलम का है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस बॉडी पर। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने होंगे, कितने रिमूव किए होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा पूछा गया है। तो Q इक्वल टू एन ई होता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई ई हम सब जानते हैं। तो चार्ज की वैल्यू होगी आपके पास 10⁻⁹ और दिस इज 1.6 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, एक तो 10 की पावर 10 आई रहे यहाँ से, और एक बचेगा 1/1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625, एक जीरो हम लोग यहाँ से खिसका लेंगे, आंसर आ गया 6.25 न्यूटन पावर 9। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं या फिर एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग इसके तरफ। If a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pith balls suspended nearby, then which of the figures shows the final configuration? Obvious है, दोनों प्लास्टिक रोड को फर से आप लोगों ने पहले रब किया, तो फिर इसको पिथ बॉल से टच करवाया, तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा, तो वो रिपेल करेंगे। तो वेरी ऑब्वियस थिंग, क्योंकि वो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, फाइनल ओरिएंटेशन ऐसा बन जाएगा। हमें समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ mg शो कर सकते हैं, इधर टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये वाली fbd बन जाएगी। क्लियर है ना बच्चों आप लोगों को यहाँ तक? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जिसका आंसर आया बी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Two charged spheres are separated by 2 millimeters. Which of the following would yield the greatest attractive force? अट्रैक्शन के लिए एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होना जरूरी है। R कांस्टेंट है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में, ये चीज तो कांस्टेंट ही होगी। तो जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा वो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। जिसका फोर्स प्रोडक्ट मैक्सिमम, उसका फोर्स मैक्सिमम। हम लोग की बात समझ रहे हैं? तो इसमें से प्रोडक्ट किसका मैक्सिमम हो जाएगा, हमें दिखाई दे रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4q²। ये रिपल्शन का है, ये भी रिपल्शन का है, ये भी रिपल्शन का है। ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। राइट, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। A comb runs through one dry hair, attracts small bits of paper. This happens because of, obvious है ना, हम लोग जानते हैं कि जब आप किसी चार्ज कॉम को नजदीक लेके आओगे पेपर के हल्के पीसेस के पास, तो पोलराइजेशन की वजह से एक तरफ चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का और दूसरी पोलैरिटी का इंड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हो किसकी वजह से रहा है, जब पोलराइजेशन हो गया तो द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम, इसी वजह से अट्रैक्शन होता है। Right? A body can be negatively charged by giving excess of the electrons to it, giving some protons. देखिए प्रोटॉन का एक्सचेंज तो हो ही नहीं सकता है, एक्सचेंज तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, the unit of permittivity is epsilon naught की जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। तो कूलम स्क्वायर देख लीजिए, न्यूटन -1 मीटर -2, सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not property of field line? फील्ड लाइंस और कंटीन्यूअस कर्व, बिल्कुल सही है, बिना ब्रेक के चलती हैं। टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सोचना, ध्यान रखिए। फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये स्टेटमेंट सही है। दे फॉर्म्ड क्लोज लूप, याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं होती है। लाइक क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रॉपर है यहाँ पर, जो टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का चल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेंशन होना चाहिए। दे फॉर्म क्लोज लूप, ये इसके लिए रॉन्ग हो गया।
जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप बना सकती है। नेक्स्ट है Gauss law is valid for only any closed surface, any regular closed surface, open surface, only irregular open surface। हमें मालूम है कि ओपन सरफेसेस के लिए तो ये वैलिड है ही नहीं। अब क्लोज सरफेस जैसी मर्जी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, गॉस लॉ वैलिड है। लेकिन हम लोग बनाते रेगुलर क्लोज सरफेसेस हैं जनरली, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें हमेशा रेगुलर क्लोज सरफेस चाहिए। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्जेस ए एंड बी शोन फिगर। ए से फील्ड लाइन निकल रही है, बी में टर्मिनेट हो रही है, मतलब ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बन रहा है, और भी ऑप्शन ऐसा है भी नहीं। और ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी से, कैसे पता लगेगा? क्योंकि ए से निकलने वाली फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा है और बी से निकलने वाली फील्ड लाइंस की संख्या कम है। इनफैक्ट हम लोग क्यू ए बाई क्यू भी लिख भी सकते हैं। क्यू ए पॉजिटिव है, इसमें से आपने 3 3 6 3 9 3 12 फील्ड लाइन निकाल रखी है। क्यू बी नेगेटिव है, इसमें 3 3 6 और 4 10 फील्ड लाइन एंटर करनी है। दिस इज 6 बाय -5। और अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालोगे, क्यू ए बाई क्यू बी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है, इट विल बी 6 बाय 5। क्लियर हो गया बच्चों? तो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ये मैं समझ में आ जाना चाहिए। When air is present, replaced by medium of dynamic motion K, the force of attraction between two charged particles separated by R is obviously पहले का सेपरेशन भी R हो, मीडियम डालने से फोर्स जो होता है वो K टाइम कम हो जाता है, तो डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। इट शुड बी A। यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। The electric flux through the surfaces SSS, सभी में Q चार्ज एनक्लोज हो तो फ्लक्स सब में सेम होगा। लार्जेस्ट लीस्ट की बात ही नहीं है, इट इज द सेम इन द ऑल फिगर्स। ओके, दिस इज 11th क्वेश्चन। A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on the diameter away from the center directed. Positive charge hemisphere है, electric field at a point on the diameter away from the center is directed. Perpendicular diameter आ जाएगा। देखिए कैसे, क्या पूछा, क्या क्या है, डिमांड क्या है, उसको समझते हैं। कह रहा है एक हेमिस्फीयर व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो ये हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होता है। ठीक है ना, ये हेमिस्फीयर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो गया। अब वो कह रहा है यहां पर फील्ड कंडक्टर है, तो फील्ड कैसा होगा? हमें कंडक्टर मेंशन तो नहीं है इसमें, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो यहाँ के फील्ड लाइंस पक्का किस तरफ आएंगी? परपेंडिकुलर टू डायमीटर है। डायमीटर जो मर्जी यहां से चूज कर लीजिए इस प्लेन सरफेस पर। क्या पूछा था इसने? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन डायमीटर away from the center is directed perpendicular to diameter. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन व्हिच इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड। यहां पर करेक्शन है, ये डाइपोल P इज प्लेस्ड है, या स्पेस है। which of the following statement is correct? ये साफ दिखा जरा फील्ड लाइन को देख के कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, कोई डाउट नहीं है। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, रॉन्ग हो गया। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ का E जो है वो यहाँ के E से बड़ा है, क्योंकि यहाँ की फील्ड लाइन क्लोजर है। तो Q E1 वाला फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पर है वो Q E2 से क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। अगर Q E1 Q E2 से बड़ा हो गया तो ऑफ कोर्स लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। C will be our correct answer। ये 13 था, अब 14 देख रहे हैं। A point charge Q is placed at distance d from the isolated conducting plane. The field at point P on the other side of the plane is, कंडक्टिंग प्लेन के राइट में या लेफ्ट में क्लोज लीजिए और दूसरा फील्ड निकालना है। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि प्लेन ये सपोज कर लीजिए और चार्ज पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स नेगेटिव इंड्यूस होगा और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। हम लोग जानते हैं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इस तरफ तो फील्ड लाइन कर्व्ड बनती हुई कैसी हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी, एंटर तो परपेंडिकुलर ही करेंगे। some these kind of field line will be here, लेकिन इस तरफ की फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ कैसे आएंगी? इस तरीके की आएंगी।
ठीक है, ये फील्ड लाइन होगी। तो हमसे पूछा गया अदर साइड में के प्लेन में कैसे फील्ड लाइन होगी, तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन, ए इज द राइट आंसर। टुवर्ड्स प्लेन नहीं हो सकती, रेडियली इनवर्ड हो नहीं सकती पॉइंट चार्ज के लिए, कंडक्टिंग प्लेन आ गया, फील्ड लाइन कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो ये सिचुएशन बन सकती है। 15 पे चल रहे हैं। One metallic sphere A is given positive charge, whereas one identical metallic sphere is given a same mass of A, equal amount of negative charge. देखिए, A को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, ठीक है, और B को नेगेटिव चार्ज दिया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। ऑब्वियस हो गया ना कि B का जो मास है वो A के मास से बड़ा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो मास ऑफ A जो है वो ऑफ कोर्स डिक्रीज हुआ होगा, B का मास पक्का इंक्रीज हुआ होगा, इक्वल तो नहीं रहेगा, ठीक है ना, और A का बड़ा नहीं है, A से अपन रिमूव किए थे, तो ये दोनों गलत हो गए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, कोई भी किसी भी सिस्टम में जो चार्ज आएगा वो लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो हाफ नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो Q will be equals to n टाइम E, ये ऐसे डिफाइन किया जाएगा, और ये हमने पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्लियर हो गया, हम सबको चेक कर लीजिए। चार्ज ऑफ बॉडी इज Q1, इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन, चार्ज ऑफ सेकंड बॉडी इज फाइंड टू बी Q2, देन आफ्टर चार्जिंग, ये एक्सप्रेशन याद रखिए, सेकंड चार्ज की जो अमाउंट होती है, Q2 की जो वैल्यू होती है, हमेशा एक्सप्रेशन याद रखिए, ये वैल्यू होती है Q इंड्यूस की वैल्यू माइनस Q ऑफ 1 माइनस 1 बाई K। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चल रही है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव लेके आओगे तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव इंड्यूस होगा, हियर K इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर के लिए K इनफिनिटी है, तो Q इंड्यूस उल्टा हो जाएगा, माइनस Q के बराबर हो जाएगा, यानी बराबर भी हो सकता है, लेकिन K अगर 0 से 1 से इनफिनिटी के बीच का हुआ तो पक्का ये वैल्यू Q से छोटी होगी, तो हमें समझ में आ गया कि Q1 जो होगा वो पक्का Q2 से क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा या बराबर होगा, तो Q1 by Q2 should greater than equal to 1, D should be correct। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा इंड्यूस चार्जेस के लिए, फिर K is directly constant। क्लियर हो गया होगा तुम सबको। 18th क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्स F between two charges varies its distance, हम लोग जानते हैं कि F का फार्मूला प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर होता है, ऑफ कोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ये वाला होगा, थर्ड वाला, कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है ना, ठीक है। The unit of electrical permittivity we have taken this question earlier, it is coulomb square per Newton meter square, coulomb square per Newton meter square। 20th question, the force of interaction between two charges Q1 and Q2 is 12 Newton। Q1 Q2 का चार्ज आपके सामने है, यहाँ पे अपन Q1 बना लेते हैं 6 है, और Q2 की वैल्यू बना लेते हैं -2 म्यू है, और इनके बीच का सेपरेशन R मानते हुए लिख लेते हैं कि इनके बीच का फोर्स जो है F वो 12 न्यूटन है। कह रहा है बोथ आर गिवन -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी आ रही है, इसको -2 माइक्रोकूलम दोगे, पहले इसको -2 माइक्रोकूलम दोगे तो इसका चार्ज रह जाएगा A का तो 4, लेकिन B वाले को -2 चार्ज दोगे तो इसका चार्ज हो जाएगा 0, तो ऑब्वियसली फोर्स विल बिकम 0, आंसर शुड बी 0 न्यूटन। ये 20th क्वेश्चन है आपका। 21st देख रहे हैं, a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q and Q, the system of the charges with an equivalent of Q is equal to, देखिएगा ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला है। यहाँ पर दो Q चार्जेस पड़े हैं, इनके मिड पॉइंट पर कितना चार्ज रखा जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ऑब्वियसली इनके नाम हम लोग एक बार ABC लिख के बोल देते हैं कि C पर तो फोर्स दिखाई दे रहा है 0 है, अब हमें A पर फोर्स 0 करना है, A पर फोर्स 0 करना है, तो इस सेपरेशन को अगर R रखेंगे तो पूरा सेपरेशन 2R हो जाएगा। A पर फोर्स इस Q के कारण, कैपिटल Q के कारण लग रहा है, तो A पर फोर्स स्मॉल q के कारण तो आ गया इतना, और कैपिटल Q के कारण आ गया इतना, एंड इट शुड बी 0, तो K Q R स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, Q प्लस Q बाय 4 इक्वल टू 0, implies स्मॉल q इक्वल टू माइनस Q बाय 4। तुम सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लिया अभी अभी।
21st क्वेश्चन की एक्सप्रेशन है, तो शुड बी -2/4। ठीक है ना। 22nd क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अ ग्लास रॉड रिक्वायर्स चार्ज बाय रबिंग विद सिल्क क्लॉथ। द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू, ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से रबिंग किया तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ होगा, तो चार्ज होगी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical conductor is placed near another positive charge conductor, the net charge acquired by the cylindrical will be, नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा, जो भी चार्ज आता है किसी इंडक्शन की वजह से वो जीरो ही होता है। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज रहेगा कितना। जैसे आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर था, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास लेके आ गए, ये आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर मान लो, और आप एक सिलेंडर को लेके आए, तो एक तरफ अगर नेगेटिव हो गया तो एक तरफ पॉजिटिव आ गया, लेकिन इंडक्शन है ये ध्यान रखना, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव इंड्यूस होगा, टोटल चार्ज एक्वायर कुछ भी नहीं होगा, जिसको नजदीक लेके आए हैं, तो एक्वायर्ड चार्ज इज जीरो। नेक्स्ट, comb is run through one's hair, dry hair attracts small bits of paper, this is due to, obviously जो वो पेपर है वो पोलराइज हो गया है, तो डिस्टेंसेस कम होगी तो अट्रैक्शन रिपल्शन आ जाता होता है। चार्ज इन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस, इट इंप्लाइज द लॉ ऑफ कोर्स क्वांटाइजेशन है ये, इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 10^19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, q इक्वल टू ne होता है, n की वैल्यू 10^19 दे दी है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इतना, तो बॉडी पे चार्ज जो आ गया वो इतना आ गया 1.6, और रिमूव किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर शुड बी पॉजिटिव। A body has charge -2 microcoulomb, if it has this protons, how many electrons the body have? ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। माइनस का चार्ज है इसके पास, तो सिंपल सी बात है, इट हैव सम एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, हमें सिर्फ एक्सेस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इट विल बी कैलकुलेटेड बाय q इक्वल टू n, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय, वी आर लुकिंग फॉर n, कीप इन माइंड n इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1.6 -19, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 1.6 19, इसको सॉल्व किया आपने 16 1 4025 1.25 10^19 electrons are removed in this situation to acquire this charge। अब आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है ना, तो समझिएगा इस बात को जो आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये माइक्रो का 10 की पावर -6 हमें लिखना रह गया, तो यहाँ पर जो चीज आएगी उसको चेक कर लो आप, क्लासेस को अपने दोबारा से लिख लेते हैं पूरी कैलकुलेशन को, एन की वैल्यू निकालनी थी, कितने एक्स्ट्रा हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक्स इलेक्ट्रॉन गिनने हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 से, q इक्वल टू ne, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है e से 1.6 10^-19 से, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1.25 into 10^13, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और पहले से इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया ये 3.75, यार तो ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन बॉडी, पक्का इंक्रीज होता है, डाउट ही नहीं, इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आए होंगे। Identify the wrong statement in the following. Coulomb's law strictly describe the electric force that binds the electron from atom nucleus, binds the proton and neutron in the nucleus by atoms from the molecules, bind atoms and molecules to form solids. Obviously, electron atom के nucleus के साथ कैसे bind है, इसके लिए हम लोग बात करते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की। देखना, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से मिलता है, ऐसा कभी नहीं कहते कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बताने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स लिखना पड़ेगा। इनको बताने के लिए इंटरएटॉमिक फोर्सेस डिफाइन करने पड़ेंगे,
जिनके फंक्शन के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से नहीं आते, अलग तरीके से डिफाइन होते हैं। 29 का आंसर आ गया। For Coulomb force to be operative, the least size of atom would be, obvious है ना कि इस जगह पे तो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगे, तो जो एटॉमिक साइज होता है वहां तक जाना पड़ेगा, लीस्ट साइज निकालना आपको, तो यहाँ तक आते तो एटॉमिक साइज बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ आने पर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एटॉमिक साइज आ चुका है, तो अब कूलम्ब फोर्स एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। दो चार्जेस आपके पास 10 मीटर की दूरी पर है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम निकालना है, तो आसान सा क्वेश्चन है वाला भी। F इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर, k की वैल्यू पुट कर लीजिए, q1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁵ है, q2 की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ है, by r का मतलब 0.1 × 0.12, तो 9 3 27 15 निकला 135 135 तो आ ही रहा है। 10 की पावर चेक करनी है मुझे से, इनटू 9 और 6 15 15 9 और 6 15 में से 5 गए आपके पास, देख लो ना, 10 के बाद -5 तो है ही, ये वाला ऊपर 100 और आ चुका है, 4 और एक 5 खत्म हो गया, तो बच गया 10 की पावर 10 या फिर 13.5 × 10 की पावर 11। फर्स्ट ऑप्शन कर दिया। दो चार्जेस आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनके बीच का फोर्स ऐसे दिया जाएगा, ये F हो गया। F डैश लिख रहे हैं, कह रहा है चार्जेस आर हाफ, दोनों चार्जेस को हाफ कर दिया आपने, और बीच का सेपरेशन जो है वो डबल कर दिया। ऑब्वियसली नीचे 8 बन गया, दिस शुड बी F करेक्ट। Each of the point charges are doubled and the distance is halved. The force of attraction will become n times value of n is. Obviously the same ऊपर से कुछ नहीं चल रहा है। F equal to k q square by r square होगा। उसने कहा है कि आपने चार्जेस को तो डबल कर दिया है और सेपरेशन को कर दिया है हाफ, एक चार्ज और एक चार्ज तो 16 टाइम हो जाएगा F डैश जो होगा। The minimum value of force between two point charges placed 1 meter distance apart, k इस पर आ जाएगा। मिनिमम फोर्स के लिए चार्ज शुड बी पॉसिबल मिनिमम, और r के लिए 1 मीटर दे दी गई है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है वो e के बराबर होता है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया स्क्वायर। 34th क्वेश्चन ले रहे हैं। A and B are two identical surface charged bodies which repel each other with force F kept at finite distance. A third charge is same size floating on B and common. It is then kept at the midpoint of B. Find out the force on C. शुरुआत करते हैं इसकी, डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। A और B हो गए, इनके चार्जेस हमारे पास स्टार्टिंग में इनके चार्जेस हम लोग कुछ मान लेते हैं Q1 Q2। F की वैल्यू हमारे पास है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ का चार्ज Q1, यहाँ का चार्ज Q2 का है। अब एक सी बॉडी को आपने लिया जिसको आपने आइडेंटिकल है बी के साथ टच करवाया, तो फाइनली ए पे चार्ज तो Q1 ही रहेगा, बी पे चार्ज आधा हो जाएगा Q2/2, सी भी आधा चार्ज लेके बैठा है Q2/2, और हमें याद रखना फोर्स निकालना है सी पर। ये इसको अभी भी रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो हम लोग पहले F1 F2 निकाल के माइनस कर लेते हैं। F1 की वैल्यू आ जाएगी k Q1 Q2 की जगह पर Q2/2 और ये R/2 का स्क्वायर, उधर से आ जाएगा k Q2/2 Q2/2 R/2 का स्क्वायर। चेक करते हैं ना बेटा, ये k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 4 ऊपर जाएगा नीचे तो ट्वाइस बन गया, माइनस ये 4 पूरा पूरा कट चुका है, k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ही बच गया। सॉल्व करके पूरी की पूरी वैल्यू स्टार्टिंग वाले f के बराबर ही आ गई है, तो आंसर शुड बी सी।
आंसर शुड बी सी। आगे बढ़ते हैं। Four charges are arranged at the corners of square ABC as shown in the figure. The force the charge capital center O is. सेंटर O वाले पे फोर्स बताना है तो ऑब्वियसली सब डायरेक्शन बतानी है, वैल्यू तो बतानी नहीं है इसकी। इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो जीरो होगा, तो वजह से फील्ड है ही नहीं। इन दोनों की वजह से जो नेट फील्ड आएगा वो इस तरफ ही आएगा। आपने यहाँ पर जो रखा है एक चार्ज रखा गया ऊपर, जब तक ना रखो पॉजिटिव चार्ज ही मान के चलना है तो डायगोनल जो होगा उसके अलोंग आ जाएगा। अब अगर नेगेटिव हो तो नीचे ऊपर तो आएगा अलोंग डायगोनल। वैल्यू तो गिवन नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ गया अलोंग डायगोनल। 37th question. Four charge particles are placed at the vertex of a square as shown. An electron that is free to move is placed at the center square in which direction the electron will move. यहाँ पर अल्फा बीटा प्रोटॉन और अल्फा पड़े हैं, तो चेक कीजिए जो बता रहा हूँ आपको मैं। अल्फा पे जो चार्ज होता है ये हीलियम न्यूक्लियस है, तो +2e का चार्ज है, इस पर +2e का चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इस पे माइनस का चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास सिचुएशन आ गई ये वाली, इलेक्ट्रॉन को रखा है आपने भूल बचाना, ये अट्रैक्ट करेगा और वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स जा रहा है टुवर्ड्स डी, इनकी वजह से तो नहीं आएगा। इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डी, डी की तरफ चलना स्टार्ट होगा, चलेगा नहीं, डी की तरफ चलना स्टार्ट होगा, याद रखिए। It will move towards D. इसको start moving होना चाहिए, कंटिन्यूटी में वहां मूव नहीं करेगा। अच्छा, कंटिन्यूटी में मूव करेगा, सिमेट्री रहेगी तो इन दोनों का रिपल्शन इधर ही देगा। It will move along this diagonal BD always. Four charges as shown in the figure are placed at the corners of a square of side length A. What is the ratio of Q by Q? If net force on capital Q is 0, कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 है, कैपिटल Q पर इसका तो रिपल्शन आएगा, कैपिटल Q वाले का कितना रिपल्शन हो गया k q स्क्वायर बाय √2a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का जो होना चाहिए वो अट्रैक्शन का फोर्स आ जाना चाहिए, दैट शुड बी √2f। इसका मतलब दिस शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो प्लस लिख लेते हैं k q q बाय a स्क्वायर का √2 टाइम बराबर 0। एक k छोड़ दीजिए, एक a स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो q स्क्वायर बाय 2 बराबर -q⁴√2। एक q और कट गया, आप ढूंढ क्या रहे हैं भूलिएगा मत, कैपिटल Q बाय स्मॉल q ढूंढ रहे हैं, इट इज -2√2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जो कि हम सब जानते हैं वो F by Q से आती है, दैट इज न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया आप सबको? यहाँ तक का सारा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। प्रोटॉन कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है बिटवीन चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियस है नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। एंटर यहां हुआ तो यहाँ पे कर्व पे मूव करेगा, इट शुड बी ई, डी तो हो नहीं सकता, तो ई इज द ट्रैजेक्टरी। इस ऑप्शन ए बी सी डी ई दे रखा है, ई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट। ट्रैजेक्टरी मस्ट बी ई। लिविंग रीजन what shows the path shows indicate the protons trajectory leaving the region। हाँ, तो लिविंग रीजन और पार्टिकल ये ई वाला बनेगा, इसके कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ की वेलोसिटी थी, तो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होगी, तो सम काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी बनेगी, स्ट्रेट लाइन में कोई बात नहीं है। आंसर शुड बी ई, ई पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, a charged cloud system produces an electric field in the air near earth surface। A particle of -2 × 10⁻⁹ coulomb is acted on by downward electrostatic force of this one when placed in the field। The gravitational and electrostatic forces respectively exerted on the proton placed at this field will be। देखिए आसान सा क्वेश्चन है,
आपको चार्ज दे दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इस नेगेटिव चार्ज पर, वो नीचे की तरफ लग रहा है। एक तो नेगेटिव चार्ज बना लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब फील्ड ऊपर की तरफ है क्लाउड्स का। ये बात समझ में आ गई कि कितना फील्ड है वो निकाल सकते हैं F इक्वल टू क्यू ई से। तो E की वैल्यू जो होगी वो F बाई क्यू से आ जाएगी। F बाई क्यू, F क्यू दे रखिए आपको 3 × 10⁻⁶, क्यू क्यू दे रखिए 2 × 10⁻⁹, 1000 तो यही आ गया। 1.5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इससे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्यू से ही आ रहा है, क्यू की वैल्यू प्रोटॉन पर इतनी होगी, और ई की वैल्यू आपके पास है 1.5 10 की पावर माइनस प्लस 3, आपको 10⁻16 बच गया। मल्टीप्लाई करना है इसको, 16 5 से कितना हो जाएगा 88, कैरी कर गया 24 242.4 into 10⁻⁻16 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। तो मैंने 16 न्यूटन वाला एक ही ऑप्शन है, वो ये रहा। ग्रेविटेशन फोर्स निकालना भी पड़ जाए mg से आ जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स mg से आ जाएगा। मास की वैल्यू 1.67 10⁻27 किलोग्राम, and g is 10। क्लियर है जी? मेरे को लगता है कि दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएंगे इसके अंदर। एक तो ये मैच कर रहा है और एक तरफ ये मैच कर रहा है, यहाँ छिपने से ये वाला तो मैच नहीं करेगा। आंसर में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कोई इशू। Electric field required to keep a water drop of mass m just to remain suspended. The charge in the one electron should be, तो लिख लीजिए बॉस, आप इसको सस्पेंड करवाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। q e इक्वल टू mg हो जाएगा, तो e इक्वल हो जाएगी mg बाय q। q की जगह पर क्या आ जाएगा, n। इसे प्रेस कर लो, mg बाय e इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a charge of magnitude 3e and mass 2m is moving electric field. The acceleration imparted to the charge is, m से आंसर लिखना आपको q e से फोर्स आ गया 2m से डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन आ गई 3e by 2m 3e by 2। A particle mass m charge q is placed at rest in uniform electric field E. Then release kinetic energy attained by the particle after moving distance y will be, तो QE by कितना वर्क डन किया है इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। QEY is the answer. The work done by electric force should be constant in this problem as electric field is constant. A charge particle mass m charge q initial rest is released in electric field of magnitude E. Its kinetic energy after time t will be, obviously ना उसकी velocity निकाल लो, velocity आ जाएगी acceleration into time से, acceleration होगी इसकी q into E upon m, acceleration ऊपर निकाली थी अभी भी into time t। ये वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी किससे आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर से। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है जी, कौन आंसर मैच कर गया, ये वाला आंसर मैच कर गया।
फ्री कनेक्टिंग हो गया इसमें हाफ एम वी स्क्वायर वी किलो क्यू ई बाय एम टू, नीचे 2 चाहिए, ई का भी स्क्वायर चाहिए, एम का स्क्वायर नहीं चाहिए, टी का स्क्वायर चाहिए ऊपर, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला बनेगा अगर एम 2 होता है तो। A simple bundle of length L mass M is suspended vertical plates है यार, आंसर आ जाएगा डी। वर्टिकल प्लेट्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आएगा ई, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास के बीच में आएगी, तो ये क्यू ई बाय एम हो गया, या क्यू ई लिख लो, इसको यहाँ लिख लो एम जी, एफ नेट यहाँ आ गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, इसके अबाउट क्वेश्चन होगा। तो इफेक्टिव जी जो आ रहा है वो यहाँ से क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, तो ई इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी डैश में आपको जी डैश की वैल्यू पूरी करनी है। Due to an alpha particle air are separation at separation 1 angstrom, magnitude of electric field intensity at on alpha particle due to neutron is, खास बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के रखना है तो k क्यूब बाय r स्क्वायर से निकाल के रखना है, k की जगह पर 9.49 आपको निकालना है न्यूट्रॉन की वजह से, मास उसका 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, और r की जगह रखिए 1 आंसर, सॉल्व करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। E वर्सेस R ग्राफ बनने में प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर को होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे पर निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आ जाएगा, 5 वाले की वैसे लिख लो उसको, फिर 5 और 10 के फील्ड निकालना है कि क्यू बाय r स्क्वायर से, एक का फील्ड इधर आ जाएगा, एक का फील्ड इधर आ जाएगा, दोनों को बैलेंस करेंगे तो मिल जाएगा आंसर। एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है 90 सेंटीमीटर, बोल दीजिए 0.9 मीटर कह दीजिए, यहाँ से r दूरी पर फील्ड 0 है, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है k 10 बाय r स्क्वायर इक्वल टू k 40 10 माइनस 6 बाय 0.9 माइनस r का होल स्क्वायर, ये तो कट ही गया सारा का सारा, अंडर ले लीजिए 1 बाय r इक्वल टू 2 अपॉन इक्वल टू 0.9 माइनस r, तो 0.9 माइनस r इक्वल टू 2r, 0.9 इक्वल टू 3r, r इक्वल टू 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर, छोटे वाले से 30 सेंटीमीटर, ए वाले से 30 सेंटीमीटर पर फील्ड से मिलता है। ये भी आपकी डिस्कशन पूरी बच्चों, ठीक है ना, सेकंड पेपर की डिस्कशन साथ में लेंगे, तो आपको पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक